हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सबों का एनसीईआरटी ट्यूटोरियल में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 7 का चैप्टर नंबर 18 शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग वेस्ट वाटर स्टोरी पढ़ेंगे। हम लोगों के घर में जो वाटर यूज हो जाता है ना, या फिर कहीं पे भी इंडस्ट्रीज में या किसी भी जगह पे जिस पानी का इस्तेमाल हो जाता है और उसके बाद जब वो गंदा हो जाता है तो उस तरह के वाटर को हम लोग वेस्ट वाटर बोलते हैं। अब जो ये वेस्ट वाटर है, इसी की स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे कि ये वेस्ट वाटर कैसे प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इस वेस्ट वाटर को हम लोग कैसे क्लीन कर सकते हैं और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए कौन कौन से प्लांट्स लगाए जा सकते हैं, किस तरह से उनका वेस्ट वाटर को अच्छे वाटर में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। चलो अब हम लोग एक एक लाइन समझना शुरू करते हैं। ऑफ ऑल ऑफ अस यूज वाटर इन आवर होम्स एंड मेक इट डर्टी। हम लोग जितने लोग हैं ना, क्या करते हैं, अपने घरों में पानी का इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल के बाद क्या होता है, वो पानी जो है गंदा हो जाता है। आप भी करते होंगे, जैसे कपड़ा धोते होंगे, नहाने के लिए पानी इस्तेमाल करते होंगे या फिर बर्तन वगैरह धोते होंगे, तो उसमें क्या होता है, पानी गंदा हो जाता है, डर्टी। आर यू सरप्राइज्ड? अब डर्टी वर्ड सुन करके आप क्या है, पूरी तरह से आश्चर्यचकित हो गए हैं। Rich in leather mixed with wild black brown water that goes down the drains from sinks, showers, toilets, laundries is dirty. It is called waste water. देखो क्या होता है, जब हम लोग कोई भी पानी को यूज करते हैं तो उसमें क्या क्या मिक्स हो सकता है, या तो उसमें वायल मिक्स हो सकता है, लेदर मिक्स हो सकता है, या ब्लैक ब्राउन वाटर, जो बहुत सारी तरह की गंदगी उसमें जब मिल जाती है और वो किससे, हमारा जो किचन है उसके सिंक से या फिर शावर से या टॉयलेट से या लॉन्ड्रीज वगैरह से जो पानी नाली में, बड़ी बड़ी नालियों में शहर में बहती हैं, तो उन सारे वाटर्स को या फिर गांव में हम लोग जो यूज के बाद उसको बहा देते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग वेस्ट वाटर के नाम से जानते हैं। यहां तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा बच्चे। दिस यूज्ड वाटर शुड नॉट बी वेस्टेड। अब क्या है, ये जो वाटर हम लोग यूज कर लिए हैं इसको हम लोगों को बर्बाद नहीं करना चाहिए। वी मस्ट क्लीन इट अप बाय रिमूविंग पॉल्यूटेंट्स। हम लोग इसको अच्छे से क्या कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं। कैसे भाई, इसके भीतर जो गंदगी, जो कचरा है, मतलब जो पॉल्यूटेंट्स है, उस पॉल्यूटेंट्स को हम लोग जब इससे अलग कर दें तो फिर से ये क्लीन वाटर बन जाएगा, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज ना। तो ये जो है वेस्ट वाटर, उसको हम लोगों को क्या नहीं करना चाहिए, उसमें फेंकना नहीं चाहिए और उसमें से जो पॉल्यूटेंट्स है उसको रिमूव करके और उसका फिर से हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। हैव यू एवर थॉट वेयर द वेस्ट वाटर गोज एंड व्हाट हैपेंस टू इट? आप लोग कभी ऐसा सोचे हैं कि ये जो वेस्ट वाटर है ये कहाँ जाता है और इसके साथ फिर क्या होता है? चलो इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं, क्या होता है सच में। वाटर आवर लाइफ लाइन, थोड़ा सा इस हेडिंग को समझते हैं। क्लीन वाटर इज अ बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन बींग्स। लेट अस मेक अ माइंड मैप ऑफ द मेनी यूजेस ऑफ क्लीन वाटर। इससे पहले जब वाटर चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें आप देखे होंगे कि जो क्लीन वाटर है उसका हम लोगों के लिए, हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, बिना वाटर का हम लोग अपने जीवन का कल्पना कर ही नहीं सकते हैं। वी हैव एक्टिविटी 18.1। what is given here? We have given one example of the use of clean water. You can add many more. देखो यहाँ पे क्लीन वाटर का दिया हुआ है ये डायग्राम, यहाँ पे क्लीन वाटर पुट टू यूज। ठीक है, इसका एक यूज दिया गया है, जैसे ड्रिंकिंग के लिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं, वॉशिंग क्लोथ्स लिख सकते हैं, ठीक है, फॉर एग्रीकल्चर लिख सकते हैं, इन इंडस्ट्रीज लिख सकते हैं। तो कुछ भी आप जो भी यूज करते हैं उसको आप यहाँ पे क्लीन वाटर के यूज को लिख देंगे। तो ये समझ में आप लोगों को अच्छे से आ गया होगा। अब चलो हम लोग समझते हैं, क्लीन वाटर दैट इज फिट फॉर यूज इज अनफॉर्चुनेटली नॉट अवेलेबल टू ऑल। देखो जो साफ पानी है ना, ये सबको अवेलेबल नहीं है। ठीक है, जितने भी लोग हैं पूरे विश्व में, पता है उनको सिर्फ 50 लीटर वाटर ही पर पर्सन अवेलेबल है जिसका वो उपयोग कर सकते हैं। इट हैज बीन रिपोर्टेड दैट मोर देन 1 बिलियन ऑफ द पीपल हैव नो एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर। अब सोचो 1 बिलियन पीपल के पास मतलब ड्रिंकिंग वाटर भी अवेलेबल नहीं है, मतलब अच्छा से साफ सुथरा पानी पीने के लिए भी अवेलेबल नहीं है। दिस अकाउंट्स फॉर नंबर ऑफ द वाटर रिलेटेड डिजीजेज। अब इससे क्या होता है, इसके चलते बहुत सारे जो है वाटर रिलेटेड डिजीज जो है लोगों को होता है। जैसे कि कौन सा डिजीज है वाटर रिलेटेड, जैसे हैजा हो सकता है, ठीक है, टाइफाइड हो सकता है, तो ये सारा चीज हो सकता है। आगे कहता है एंड इवन डेथ्स, और उसके चलते कभी कभी लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। पीपल इवन चिल्ड्रेन, कहता है वॉक फॉर सेवरल किलोमीटर्स टू कलेक्ट क्लीन वाटर एज यू रीड इन चैप्टर 16। आपका जो चैप्टर 16 है उसको अच्छे से जाकर के पढ़िएगा, वहां पे स्टोरी ऑफ वाटर के बारे में बताया गया है कि
पानी का क्या महत्व वगैरह है। तो उस चैप्टर में आप देखे होंगे कि जो बच्चे हैं छोटे छोटे भारतवर्ष के बच्चे या फिर विश्व में अन्य जगह के बच्चे, खास करके राजस्थान का जो एरिया है भारत का, जो एकदम ड्राई एरिया है जहां पे बारिश बहुत कम होती है, तो वहां पे बच्चे पानी लेने के लिए बहुत दूर दूर तक जाते हैं और उसमें उनका बहुत सारा समय क्या होता है, खर्च हो जाता है और उसके चलते हुए स्कूल भी नहीं जा पाते हैं। इट इज नॉट अ सीरियस मैटर फॉर ह्यूमन डिग्निटी। क्या ये सच में, देखो, इज इट नॉट अ सीरियस मैटर फॉर ह्यूमन डिग्निटी, ये सच में नहीं लगता है कि मनुष्य के लिए जो है ना ये बहुत दुखदायी है, पीड़ादायक है ना, और हम लोगों का जो जीवन है ना इससे बहुत हद तक प्रभावित होता है। यू हैव स्टडीड इन चैप्टर 16, आप चैप्टर 16 में पढ़े हैं अबाउट द इंक्रीजिंग स्कार्सिटी ऑफ फ्रेश वाटर ड्यू टू पॉपुलेशन ग्रोथ। आप लोग जब चैप्टर 16 चैप्टर अगर आप नहीं पढ़े हैं तो मैं पढ़ाया हूं, आप उसको जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। उसमें क्या है कि जो फ्रेश वाटर है, ये जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है इसके चलते इसकी कमी होते जा रही है फ्रेश वाटर की, ठीक है। अब देखो भारत की जनसंख्या कितना तेजी से बढ़ रहा है, पूरे वर्ल्ड में दूसरे स्थान पे हम लोग हैं पॉपुलेशन के मामले में, चाइना के बाद। तो इस पॉपुलेशन के चलते क्या है, लोगों को साफ सुथरा पानी अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, फ्रेश वाटर, ड्यू टू पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, मिसमैनेजमेंट एंड अदर फैक्टर्स। तो ये सारा चीज है, क्या क्या, सबसे पहला नंबर तो पॉपुलेशन हो गया, दूसरा पॉल्यूशन हो गया, फिर इस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इस सब के चलते लोगों को क्या नहीं मिल पा रहा है, साफ सुथरा पानी नहीं मिल पा रहा है। और लास्ट में आता है मिसमैनेजमेंट, कि पानी को एक जगह से दूसरे जगह जो पहुंचाया जाता है उसमें पाइपलाइंस वगैरह फट जाते हैं, तो उसमें भी बहुत सारा पानी क्या होता है, बर्बाद हो जाता है। तो इसलिए भी लोगों को क्या साफ सुथरा पानी अवेलेबल नहीं हो पाता है। तो ये सब फैक्टर थे। Realizing the urgency of the situation on the World Water Day on 22nd March 2005। अब देखो क्या है, सबसे पहला बात तो आप लोगों को याद करने वाला है कि वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। अब देखो जो ये जो सिचुएशन था वाटर से रिलेटेड, इसके अर्जेंसी को, मतलब इसकी आवश्यकता को समझते हुए क्या किया गया, ये जो वर्ल्ड वाटर डे ऑन 22 मार्च ऑफ 2005, द जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशंस proclaimed the period 2005 to 2015 as the international decade for action on water for life। अब देखो उस समय जैसे 22 मार्च को मनाया जाता है क्या, वर्ल्ड वाटर डे, तो वर्ल्ड वाटर डे के दिन ही इस तरह का, मतलब 2005 में इस तरह से जनरल असेंबली में यूनाइटेड नेशन का एक विचार बनाया गया, एक सहमति पास की गई, जिसमें कहा गया कि 2005 से लेकर के 2015 तक, मतलब 2005 टू 2015 को का बीच का जो समय है, इसको वाटर फॉर लाइफ के दृष्टिकोण से सेलिब्रेट किया जाएगा, ठीक है। और इसमें जो ऑल एफर्ट्स मेड ड्यूरिंग दिस डिकेड एम टू रिड्यूस बाय हाफ द नंबर ऑफ द पीपल हु डू नॉट हैव एक्सेस टू द सेफ ड्रिंकिंग वाटर। और इसके अंतर्गत इस चीज पे काम किया जाएगा कि अभी जितने भी विश्व के लोग हैं जिनको साफ पानी पीने के लिए अवेलेबल नहीं है, उनकी संख्या घट के आधी रह जाए। क्लियर है यहां तक? एक बार मैं फिर से इसको आप लोगों को समझा देता हूं अगर आप लोग नहीं समझ पाए। देखो क्या किया गया कि 22 मार्च 2005 में, ठीक है, जो जनरल असेंबली था यूनाइटेड नेशंस का, उन्होंने विचार बनाया, मन बनाया कि 2005 से लेकर के, मैंने मतलब कहने का अर्थ है 2005 टू 2015 के बीच का जो समय होगा, उसमें वर्ल्ड में जितने लोगों को पीने योग्य पानी अभी नहीं मिल पा रहा है, उनकी संख्या को घटा करके हमको आधा कर देना है, ऐसा हम लोगों को काम करना है। तो यहां तक की स्टोरी हम लोग समझ चुके हैं, यहां तक की स्टोरी हम लोगों की हो चुकी है ना। अब आगे देखो, देयर हैज बीन perceptible progress in the direction of the aim but still there is a lot to achieve। ये जब निर्णय लिया गया तो इसमें क्या हुआ, वर्क जब होने लगा तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया, लेकिन अभी भी इसमें बहुत कुछ किया जाना बाकी है। क्लीनिंग ऑफ वाटर इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग पॉल्यूटेंट्स बिफोर इट इंटर्स अ वाटर बॉडी और इज रीयूज्ड। देखो क्या है क्लीनिंग ऑफ वाटर, क्या होता है क्लीनिंग ऑफ वाटर? वह प्रक्रिया है जिसमें जो पानी के भीतर जो पॉल्यूटेंट्स है ना मेरे प्यारे बच्चों, उनको जब ये गंदे पानी जो है, इनको कहाँ पे, वाटर बॉडी में, जैसे नदी हो गया या फिर समुद्र हो गया, वहां पे मिलने से पहले इसको साफ कर लिया जाता है, साफ करके वहां पे छोड़ा जाता है ताकि दूसरे जीवों को इसका बैड इफेक्ट न झेलना पड़े, या फिर रीयूज मतलब दोबारा उसको उपयोग करने से पहले उसको साफ करने की जो प्रक्रिया है उसको क्लीनिंग ऑफ वाटर के नाम से हम लोग जानते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ वेस्ट वाटर
ट्रीटमेंट इज कॉमनली, अब देखो यहाँ पे बताया गया है कि ये जो प्रोसेस है ना वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का, उसको कॉमनली सीवेज ट्रीटमेंट के नाम से हम लोग जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सीवेज ट्रीटमेंट के नाम से जानते हैं प्यारे बच्चों। ये जो गंदा पानी है ना, उसको जो साफ करने की प्रक्रिया है, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? सीवेज ट्रीटमेंट के नाम से जानते हैं। इट टेक्स प्लेस इन सेवरल स्टेजेज, और ये जो पानी को साफ करने की प्रक्रिया है, ये एक स्टेप में पूरा नहीं होता है, बल्कि ये सेवरल स्टेप्स में, मतलब बहुत सारे स्टेप्स में पूरा होता है। व्हाट इज सीवेज? अब हम लोगों को समझना है कि ये सीवेज होता क्या है ना, तो इसके बारे में थोड़ा सा अभी हम लोग समझते हैं। पहले बोर्ड को एडजस्ट कर लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे ना। दिख रहा है यहाँ पे व्हाट इज सीवेज? चलो इसको समझते हैं ना क्या है। कहता है सीवेज इज वेस्ट वाटर रिलीज्ड बाय होम्स, इंडस्ट्रीज, हॉस्पिटल्स, ऑफिसेज एंड अदर यूजर्स। सीवेज जो है वो या तो हॉस्पिटल से, या फिर घर से, या फिर इंडस्ट्री से, या फिर ऑफिसेज से, इन सारे जगह से जो वेस्ट वाटर निकलता है, जो गंदा पानी या उपयोग किया हुआ जो पानी निकलता है, इसको हम लोग सीवेज के नाम से जानते हैं। तो जो आप लोगों को क्या कहा जाएगा, आप लोगों को जब डिफिनीशन लिखने के लिए कहा जाएगा, तो आप कहां से कहां तक लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों? यहां से लेकर के आप यहां तक लिख देंगे। क्लियर है यहां तक? It also includes rainwater that has run down the streets during a storm or heavy rain. इसमें एक और चीज को आप शामिल कर सकते हैं, दैट इज रेन वाटर। ठीक है, जब बरसात की पानी आती है तो देखते हैं ना गलियों में, ऊपर से छत से जब पानी गिरता है तो गलियों में कैसे दौड़ता है, और उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, पॉल्यूटेंट्स मिक्स हो जाते हैं, तो उसको भी हम लोग क्या कह सकते हैं, उसको भी हम लोग सीवेज के अंतर्गत रख सकते हैं। द वाटर दैट वॉशेज ऑफ रोड्स एंड रूफटॉप्स कैरीज हार्मफुल सब्सटेंसेज विथ इट। देखो जब बरसात की पानी आती है ना, तो अपने साथ बहुत सारे गंदगियों को एक साथ लेकर के चलती है, तो उसको भी हम लोग सीवेज के अंतर्गत रखते हैं। सीवेज इज अ लिक्विड वेस्ट। अब ये जो सीवेज होता है, ये क्या होता है? लिक्विड वेस्ट होता है ना, तो इसको भी याद रखना है कि सीवेज क्या है भाई? दिस इज अ लिक्विड वेस्ट। मोस्ट ऑफ इट इज वाटर, इसका ज्यादातर भाग क्या होता है? पानी होता है। विच हैज डिजॉल्व्ड एंड सस्पेंडेड इंप्यूरिटीज, या तो जो इंप्यूरिटीज है इसमें पूरी तरह से घुले हुए होंगे, या फिर उसमें सस्पेंडेड होंगे, उसमें तैर रहे होंगे। तो यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम लोग एक्टिविटी 18.2 लेने जा रहे हैं। लोकेट एन ओपन ड्रेन नियर योर होम। अपने घर के आसपास में आप कोई जो ड्रेन होगा, जो नाली होगी, उसको आपको क्या करना है? पहचानना है। स्कूल्स और ऑन द रोड साइड एंड इंस्पेक्ट वाटर फॉलोइंग थ्रू इट। ठीक है, और उसके बाद आप लोगों को देखना है कि इसमें से जो वाटर फ्लो कर रहा है, उसको देखना है कि वो पानी कैसे बह रहा है। रिकॉर्ड कलर, ऑर्डर एंड एनी अदर ऑब्जर्वेशंस। अब उसका आपको कलर देखना है, ऑर्डर तो मत सूंघिएगा, उसका जो दुर्गंध होता है ना, उसको सूंघने की जरूरत नहीं। हालांकि यहाँ पे लिखा है, तो आप बिल्कुल बच्चे ऐसा नहीं करेंगे ना, बहुत बुरा गंध आता है उसका। ठीक है, ऑर्डर एंड एनी अदर ऑब्जर्वेशंस, और भी कोई अगर आपको वहां पे ऑब्जर्वेशंस दिख रहा है तो उसको आपको देखना है। डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स एंड योर टीचर एंड फिल अप द फॉलोइंग टेबल 18.1। इसको अपने टीचर्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ और क्लासमेट के साथ क्या करना है? डिस्कस करना है उसके बारे में। वी नो दैट सीवेज इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर कॉन्टेनिंग सस्पेंडेड सॉलिड। अब देखो ये जो सीवेज होता है ना बाबू, ये क्या होता है? ये बहुत कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है ना, इसमें बहुत सारे चीज क्या होते हैं? एक साथ घुले हुए रहते हैं। तो ये इसमें क्या क्या हो सकता है? तो यहाँ पे नाम लिखा गया है कि किस किस चीज का ये मिक्सचर हो सकता है। तो सबसे पहला नंबर इसमें क्या होते हैं भाई? सस्पेंडेड सॉलिड्स हो सकते हैं, कुछ भी ठोस पदार्थ हो सकता है। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इंप्यूरिटीज इसमें घुले हुए हो सकते हैं। न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं, क्योंकि हम लोग खाना वगैरह का छिलका वगैरह, वायल्स वगैरह भी तो इसमें डालते हैं। और उसके बाद इसमें सैप्रोफाइट्स हो सकते हैं। डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया हो सकते हैं। क्लियर है यहां तक? उसके बाद क्या हो सकते हैं? अदर माइक्रोब्स भी हो सकते हैं। दिस इंक्लूड द फॉलोइंग ऑर्गेनिक इंप्यूरिटीज। अब इसमें देखो क्या क्या ऑर्गेनिक इंप्यूरिटीज होता है उसके बारे में बताया गया है। ऑर्गेनिक इंप्यूरिटीज में होता है ह्यूमन फेसेस, ठीक है, मतलब ह्यूमन फेसेस, एनिमल वेस्ट, और साथ में क्या है भाई? और इसमें है वायल, यूरिया, उसके बाद यूरिन, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, फ्रूट एंड वेजिटेबल वेस्ट एक्सेट्रा। यहां तक ऑर्गेनिक वेस्ट समझ में आ गया। उसके बाद है इनऑर्गेनिक इंप्यूरिटीज।
इनऑर्गेनिक इंप्योरिटीज में क्या है, नाइट्रेट हो गया, उसके बाद फॉस्फेट्स हो गया, उसके बाद हैवी मेटल्स हो गए, तो ये सब है। उसके बाद न्यूट्रिएंट्स में क्या है, न्यूट्रिएंट्स में फॉस्फोरस हो गया एंड नाइट्रोजन हो गया। बैक्टीरिया में सच एज द वेब्रियो कोलेरा, ठीक है, जो कॉलेरा डिजीज होता है, विच कॉजेज कॉलेरा एंड सैल्मोनेला पैराटाइफी, ये क्या कॉज करता है, ये टाइफाइड डिजीज कॉज करता है। तो ये दो हमारे पास क्या हो गए, यहाँ पे इस तरह के बैक्टीरिया होते हैं। अदर माइक्रोब्स में और कौन कौन से जो माइक्रोब्स हैं वो सीवेज में घुले हुए रहते हैं या वहाँ पे रहते हैं उपस्थित, सच एज द प्रोटोजोन्स, कौन है वहाँ पे भाई, प्रोटोजोन्स हो गए, विच कॉज डिसेंट्री। प्रोटोजोआ क्या करता है, हम लोगों के बॉडी में डिसेंट्री कॉज करता है ना। तो यहाँ तक की कहानी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आगे देखो क्या बताया गया है, वाटर फ्रेसेंस अप एन इवेंटफुल जर्नी। चलो देखो, अब यहाँ पे ऑर्गेनिक इंप्यूरिटीज के बारे में बताया गया है। इसमें ऑर्गेनिक इंप्यूरिटीज में हम लोग किसको किसको शामिल कर सकते हैं, जैसे ह्यूमन फिशेज हो गया, उसके बाद एनिमल वेस्ट्स हो गए, साथ ही साथ और किन किन नामों को यहाँ पे मेंशन किया गया है भाई, वायल्स हो गए, उसके बाद यूरिया हो गया जैसे यूरिन, उसके बाद पेस्टिसाइड्स हो गए, उसके बाद हर्बिसाइड्स हो गए, फ्रूट एंड वेजिटेबल वेस्ट्स एक्सेट्रा ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। अब जो इनऑर्गेनिक इंप्यूरिटीज़ हैं उसमें हमारे पास है नाइट्रेट्स, फॉस्फेट्स, मेटल्स, ये सब समझ में आ रहा है। न्यूट्रिएंट्स में हमारे पास है फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन। बैक्टीरिया में सच एज विब्रियो कॉलेरा विच कॉजेज कॉलेरा, यहाँ तक आ रही है समझ में, एंड सैल्मोनेला पैराटाइफी विच कॉजेज टाइफाइड। तो यहाँ पे दो डिजीज कॉज करने वाले क्या बैक्टीरिया का नाम लिखा गया है। पहले का नाम है विब्रियो कॉलेरा जो कॉलेरा डिजीज कॉज कर रहा है, और साथ में लिखा गया है साल्मोनेला पैराटाइफी। तो इसको आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे ना, ये क्या कॉज करता है, टाइफाइड डिजीज को कॉज करता है। तो यहां तक क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। आगे देखो, अदर माइक्रोब्स, और भी सूक्ष्म जीव इसमें पाए जा सकते हैं। कौन कौन से सूक्ष्म जीव है, सच एज प्रोटोजोन्स हो गए। अब प्रोटोजोन्स क्या करते हैं, प्रोटोजोन्स कॉजेज डिसेंट्री, ये डिसेंट्री कॉज करते हैं। तो यहां तक हम लोगों को समझ में आ गया। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट वाटर फ्रेसेंस अप एन इवेंटफुल जर्नी। तो इसके बारे में अब हम लोग समझेंगे। इन अ होम और पब्लिक बिल्डिंग जनरली, in a home or public building generally one set of pipes brings clean water and another set of pipes takes away waste water। देखो, जो पब्लिक बिल्डिंग होता है ना, जो बड़ा सा मकान होता है, उसमें दो तरह के पाइप्स लगे होते हैं, ठीक है। एक पाइप क्या करता है, वो क्लीन वाटर ब्रिंग करता है, मतलब उससे क्लीन वाटर आता है। और दूसरा जो पाइप होता है, दूसरा सेट ऑफ पाइप जो होता है, अनदर सेट ऑफ पाइप, वो क्या करता है, वो वेस्ट वाटर को दूसरे जगह लेकर के जाता है। आप इसको बड़े आसानी से देख सकते हैं, किसी बड़े इमारत के सामने या बड़े बिल्डिंग के सामने आप खड़े हो जाएंगे और वहां पे जो ड्रेनेज सिस्टम लगा होगा उसको आप गौर से देखेंगे। अब कहता है टेक अवे वेस्ट वाटर, इमेजिन व्हाट वी कुड सी थ्रू द ग्राउंड। जब हम लोग कहीं पे भी फील्ड में खड़े होकर के ग्राउंड में और जब देखते हैं, वी वुड सी अ नेटवर्क ऑफ बिग एंड स्मॉल पाइप्स, तो वहां पे हम लोग बहुत सारे बिग, बड़े और छोटे पाइप्स का एक क्या देखते हैं, किसी भी बड़े इमारत में नेटवर्क देखते हैं। और ये जो नेटवर्क है ना मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम लोग सीवर्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, सीवर्स के नाम से जानते हैं, यहाँ पे जो दिया गया है। और ये सब आपस में मिल करके एक क्या करते हैं, सीवरेज का निर्माण करते हैं, ठीक है, फॉर्मिंग द सीवरेज। तो इसको आपको क्या करना है, याद रखना है, ध्यान में रखना है। इट इज लाइक अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम दैट कैरीज सीवेज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ बीइंग प्रोड्यूस्ड टू द पॉइंट ऑफ डिस्पोजल, दैट इज ट्रीटमेंट प्लांट। अब ये क्या करते हैं, ये एक तरह से ट्रांसपोर्ट सिस्टम का काम करते हैं। ये क्या करते हैं कि जहां पे कोई कचरा उत्पन्न हो रहा है, जहां पे वेस्ट वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, वहां से इसको कैरी करते हैं और ये कहां पे इसको डिस्पोज करते हैं। तो जो इसका डिस्पोजल पॉइंट होता है, जैसे ट्रीटमेंट प्लांट, वहां पे ले जाकर के इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। तो यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब आगे देखते हैं इसमें क्या है, थोड़ा सा एक चीज छूट गया है, थोड़ा सा पीछे ला करके देखो यहाँ पे क्या छूटा है। कहता है कॉन्टामिनेंट्स एंड सर्वे टाइप ऑफ सीवेज, ठीक है, सलेज वाटर, फाउल वेस्ट, ट्रेड वेस्ट। अभी इसमें पॉइंट ऑफ ओरिजिन, इसका जो है पॉइंट ऑफ ओरिजिन दिया गया है, जैसे किचन में, टॉयलेट में, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से कॉन्टामिनेंट्स हैं, एनी अदर रिमार्क है, तो इसको आपको छांट करके क्या करना है,
लिख लेना है कि आपके जो किचन्स हैं वहाँ पे क्या क्या कॉन्टामिनेंट्स निकलते हैं। मैंने जो पीछे में लिस्ट दिया था ना, उस लिस्ट से आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा। चलो आगे देखो यहाँ पे क्या बताया गया। नाउ वी हैव एक्टिविटी 18.3, व्हाट इज गिवन हियर। सी, स्टडी द सीवेज रूट इन योर होम, स्कूल्स, बिल्डिंग्स, डू द फॉलोइंग। अब उसके बाद क्या करना है, आपको सीवेज रूट को पहले देखना है और उसके बाद ये जो यहाँ पे एक्टिविटी दिया गया है इसको करना है। मेक अ लाइन डायग्राम ऑफ सीवेज रूट। इसको आप लाइन डायग्राम बना सकते हैं, एक चार्ट पेपर लेकर के उस पर लाइन डायग्राम आप बना सकते हैं। वॉक डाउन द स्ट्रीट और सर्वे द कैंपस टू फाइंड द नंबर ऑफ मैन होल्स। और आप क्या कर सकते हैं कि आपका जो जहाँ पे कैंपस है, बड़ा स्कूल का एक बड़ा सा कैंपस होता है ना, जो छोटे शहर के बच्चे हैं उनके लिए तो ये नहीं है, लेकिन बड़े कैंपस में क्या होता है जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं और बहुत सारा ड्रेनेज सिस्टम वहाँ पे लगा होता है, तो जो फाइंड द नंबर, तो वहाँ पे क्या करना है, आप लोगों को नंबर फाइंड आउट करना है कि वहाँ पे कितने मैन होल्स हैं। आगे देखो, इफ पॉसिबल ऑब्जर्व ओपन ड्रेन एंड रिकॉर्ड विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इन एंड अराउंड इट। और अगर आप लोगों को ओपन ड्रेन दिखे तो वहाँ पे आप लोगों को देखना है कि उसमें कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं और साथ ही साथ उनको क्या करना है और उनके आसपास जो है उनका नाम आपको लिस्ट में लिखना है। इन केस यू डू नॉट हैव अ सीवरेज सिस्टम इन योर लोकेलिटी, अगर आपके आसपास में कोई सीवरेज सिस्टम नहीं है, फाइंड आउट हाउ सीवेज इज बीइंग डिस्पोज्ड ऑफ। तो आप लोग देखिए कि वहाँ पे जो आप कचरा है, जो भी सीवेज बन रहा है उसको किस तरह से क्या किया जा रहा है, उसका निपटान किया जा रहा है। डिस्पोज्ड ऑफ ना, उसका निपटान कैसे किया जा रहा है। ट्रीटमेंट ऑफ पॉल्यूटेड वाटर, अब हमारा हेडिंग है अगला, ट्रीटमेंट ऑफ पॉल्यूटेड वाटर, कि जो पानी गंदा हो गया है, पॉल्यूटेड हो गया है, उसको हम लोग कैसे साफ कर सकते हैं, उसका कैसे ट्रीटमेंट हम लोग कर सकते हैं, इसके बारे में अब हम लोग स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट, देखो अब क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ पॉल्यूटेड वाटर के बारे में अब हम लोग समझने जा रहे हैं। यहाँ पे बताया गया है, परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी, इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द प्रोसेसेस दैट टेक प्लेस एज द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। देखो जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होता है ना, उसमें कैसे किसी भी जो वेस्ट वाटर है उसको कैसे फिल्टर किया जाता है, उस चीज को समझने के लिए एक यहाँ पे एक्टिविटी करवाया गया है 18.4। तो इस एक्टिविटी को जब आप परफॉर्म करेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि वेस्ट वाटर का कैसे ट्रीटमेंट अच्छे से किया जा सकता है। तो इसको भी हम लोग समझते हैं, क्या है यहाँ पे दिया हुआ। डिवाइड योर सेल्फ इंटू ग्रुप्स टू परफॉर्म द एक्टिविटी। ठीक है, करना क्या है कि इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए एक ग्रुप बना लेना है। रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशंस एट ईच स्टेज, और इसमें कुछ स्टेज दिया हुआ है, 3-4 स्टेज, उसमें कुछ ऑब्जर्वेशन को आपको करते जाना है। मैं बताते जा रहा हूं, आप ऐसे घर पे करके देख सकते हैं। फिल अ लार्ज ग्लास जार 3/4 फुल ऑफ द वाटर। देखो एक ग्लास जार बड़ा सा या एक मग्गा ले लेना है, उसमें आपको क्या करना है, 3/4 उसका जो है 3/4 फुल ऑफ द वाटर, उसमें 3/4 भाग तक पानी भर लेना है। ठीक है, एड सम डर्टी ऑर्गेनिक मैटर्स सच एज ग्रास, उसमें देखो कुछ कुछ चीज डाल देना है, जैसे घास का छोटा छोटा टुकड़ा डाल सकते हो, ग्रास पीसेस और ऑरेंज पिल्स, या घर में कोई तुम संतरा खाते हो तो उसका छिलका वगैरह उसमें डाल सकते हो, सेव वगैरह का भी छील करके कुछ कुछ घर में, या सब्जी का छिलका होगा उसको उसमें डाल सकते हो। स्मॉल अमाउंट ऑफ डिटर्जेंट, और सर्फ ले लेना है थोड़ा सा, जो कपड़ा साफ करने वाला होता है उसको थोड़ा सा डाल दो। एंड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एन इंक और एनी कलर, और उसमें 1-2 बूंद कोई इंक डाल दो या फिर कोई कलर उसमें तुम डाल सकते हो। उसके बाद फिर आगे क्या करना है, कैप द जार, सेकेट वेल एंड लेट द मिक्सचर स्टैंड इन द सन फॉर 2 days। देखो सबसे अच्छा रहेगा ना कि जो पानी वाला बोतल आता है ना, मिनरल वाटर वाला, उसमें तुम इसको करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उसमें सारा चीज डालने के बाद उसके बाद ऐसे ऐसे उसका कैप लगा करके ऐसे ऐसे हिलाने जैसा करके, और उसके बाद डब्बे को एक जगह पे रख देना है। ठीक है, सूर्य मतलब सनलाइट में, सूर्य की रोशनी में, और 2 दिन के बाद उसको फिर क्या करना है, लाना है उसको ला करके, बोतल को उठा करके आप अपने छत पे रख सकते हैं, रूफ पे। ठीक है, आफ्टर 2 days शेक द मिक्सचर एंड pour a स्मॉल सैंपल इनटू टेस्ट ट्यूब, और अच्छे से हिला करके बोतल को, और उसको क्या करना है, उसमें से एक टेस्ट ट्यूब में सैंपल कुछ कलेक्ट कर लेना है, निकाल लेना है आप लोगों को। ठीक है, लेबल दिस टेस्ट ट्यूब बिफोर ट्रीटमेंट सैंपल 1, और ये जो टेस्ट ट्यूब में तुम लिए हो ना, इसका नाम रख दोगे सैंपल 1, एक कागज पे लिख करके, और उस पर क्या करोगे, पेस्ट कर दोगे। हाउ डज इट स्मेल, और उसमें उसका ऑर्डर को आप क्या करेंगे, स्मेल करके देखेंगे कि कैसा इससे दुर्गंध या सुगंध आ रहा है। यूज एन एरेटर फ्रॉम एन एक्वेरियम टू बबल एयर थ्रू द सैंपल इन द ग्लास जार। अब देखो एक्वेरियम से आप लोगों को क्या लेना है, एक एरेटर लेना है,
देखो बच्चे यहाँ पे एक वर्ड आया है एरेटर, थोड़ा सा ये क्या होता है एरेटर, इसके बारे में थोड़ा सा क्या करते हैं समझ लेते हैं कि ये भाई साहब होते क्या है। कलर को मेरे को चेंज कर लेने दीजिए ताकि आप लोगों को अच्छे से अब दिख रहा होगा आप लोगों को। तो ये जो एरेटर होता है ना, एरेटर का मुख्य रूप से काम होता है कि कोई भी लिक्विड के भीतर ऑक्सीजन के क्वांटिटी को बढ़ा देना, ठीक है, ताकि उसमें क्या हो सके, माइक्रोब्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स ज्यादा मात्रा में ग्रो कर सके ना। तो क्या करना है, यूज एन एरेटर फ्रॉम एन एक्वेरियम टू बबल एयर थ्रू द सैंपल इन द ग्लास जार। और ग्लास जार में जो आप सैंपल लिए हैं उसमें आप एयर को क्या करेंगे, बबल उसमें डालेंगे। अलाउ सेवरल आवर्स फॉर एरेशन, और उसके बाद क्या करना है, बहुत घंटे तक उसमें एरेशन होने देना है। लीव द एरेटर अटैच्ड ओवरनाइट, और रात भर एरेटर को अटैच करके उस जार में आपको छोड़ देना है। इफ यू डू नॉट हैव एन एरेटर, यूज अ मैकेनिकल स्टीरर और मिक्सचर, यू मे हैव टू स्टर इट सेवरल टाइम्स। उसके बाद क्या करना है, इसको बहुत समय तक स्टेरर के माध्यम से उसको घोलते रहना है। द नेक्स्ट डे, और अगले दिन आप लोगों को क्या ऑब्जर्व करना है, द नेक्स्ट डे व्हेन एरेशन इज कंप्लीट, जब एरेशन कंप्लीट हो जाए, वो जो बोतल में रखे हो ना उसी में एरेटर लगा सकते हैं, और जब एरेशन तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा अगले दिन, pour another sample into a second test tube। तो क्या करना है, आफ्टर एरेशन जो अब लिक्विड है उसको फिर दूसरे टेस्ट ट्यूब में ले लोगे। एक टेस्ट ट्यूब तो पहले ही रख लिया है, अब दूसरा टेस्ट ट्यूब ले लोगे और उस पर क्या लिखोगे, आफ्टर एरेशन, उस पर पेस्ट करोगे आफ्टर एरेशन सैंपल नंबर 2 लिख के रख दिए हम लोग। तीसरा देखो, फोल्ड अ पीस ऑफ द फिल्टर पेपर टू फॉर्म अ कोन, कोन की तरह ऐसे मोड़ करके फिल्टर पेपर को, और हम लोग क्या करेंगे उसके बाद उसको रख लेंगे। मैं आपको कोन बना के दिखा देता हूं किस तरह से करना है। कोन बनाने आता है बच्चों को, तो 1 मिनट में दिखाता हूं ना मेरे प्यारे बच्चे। देखिए हम लोग कैसे कोन बनाते हैं, 1 मिनट। आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे, तो ये जो पेपर है ना मेरा, इसको हम लोग कोनिकल फॉर्म में इस तरह से मोड़ लेते हैं, इस तरह से, इस तरह का कोन बनाना है। दिख रहा है आप लोगों को अच्छे से, तो इस तरह से कोन बनाएंगे और इसको क्या करेंगे, बोतल में ऐसे करके डाल देंगे। तो यहाँ तक की प्रोसेस आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। कहता है कि फोल्ड अ पीस ऑफ द फिल्टर पेपर टू फॉर्म अ कोन, बेट द पेपर विथ टैप वाटर, और वो जो पेपर है उसको क्या करता है, टैप वाटर में थोड़ा सा भिगो लेना है, एंड देन इंसर्ट द कोन इन अ फनेल, ठीक है, और एक फनेल में, एक कीप में उसको डाल देना है। एज यू हैव लर्न इन क्लास 6, जैसे कि आप लोग क्लास 6 में सीखे हैं। प्लेस लेयर्स ऑफ द सैंड, और उसमें क्या करना है, कुछ बालू मतलब सैंड का एक लेयर बना देना है, फाइन ग्रेवल और छोटे छोटे कंकर्स का, एंड फाइनली मीडियम ग्रेवल इन द फनेल। क्लियर है। एन एक्चुअल फिल्ट्रेशन प्लांट डज नॉट यूज फिल्टर पेपर। देखो जो एक्चुअल फिल्ट्रेशन प्लांट होता है ना तुम्हारे शहर में जो लगा होगा, वहां पे क्या होता है, इस तरह से यूज नहीं होता है जिस तरह से हम लोग यूज कर रहे हैं। एक्चुअल फिल्ट्रेशन प्लांट डज नॉट यूज फिल्टर पेपर, वहां पे फिल्टर पेपर का उपयोग नहीं होता है। बट द सैंड फिल्टर इज सेवरल मीटर्स डीप, लेकिन जो बालू है ना वहां पे कई मीटर तक बालू डाला हुआ रहता है, चूंकि उससे क्या होता है, फिल्ट्रेशन का काम होता है। पोर द रिमेनिंग एरेटेड लिक्विड थ्रू द फिल्टर इनटू द बीकर, और उसके बाद क्या करना है कि जो तुम्हारा बचा हुआ एरेटेड लिक्विड है उसको फिल्टर पेपर में तुमको डालना है, एक बीकर में उसको जमा करना है। डू नॉट अलाउ द लिक्विड टू स्पिल ओवर द फिल्टर, और फिल्टर से बाहर लिक्विड ना आए ऐसा आपको ध्यान में रखना है। इफ द फिल्टर्ड लिक्विड इज नॉट क्लियर, फिल्टर इट अ फ्यू टाइम्स टिल यू गेट क्लियर वाटर, और उसको कई बार फिल्टर करना है ताकि आप लोगों को जो पानी है एकदम क्लियर वाटर तुम लोगों को मिल जाए। pour a sample of the filtered water into a third test tube, उसके बाद जब फिल्ट्रेशन हो जाए तो उसमें से कुछ वाटर को क्या करना है, तीसरे टेस्ट ट्यूब में ले लेना है, और उस टेस्ट ट्यूब के ऊपर में एक लगाना है आपको लेवल, उस पर क्या लिखेंगे, फिल्टर्ड, ठीक है, सैंपल नंबर 3। तो यहां तक का काम आप लोग कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद देखिए क्या है, pour another sample of the filtered water into a fourth test tube, add a small piece of the chlorine। उसके बाद जो फिल्टर के बाद जो पानी आया था ना उसको एक टेस्ट ट्यूब में ले लेना है और उसमें कुछ क्लोरीन के गोली, क्लोरीन के टैबलेट को ऐड करना है। मिक्स वेल अंटिल द वाटर इज क्लियर, और उसके बाद उसको अच्छे से मिलाना है जब तक कि पानी अच्छे से क्लियर एकदम न हो जाए। तो ये क्लोरीन क्या कर रहा है, वाटर को एकदम क्लियर कर दे रहा है। लेवल द टेस्ट ट्यूब क्लोरीनेटेड सैंपल 4, और उसके बाद उस वाटर को लेना है एक दूसरे टेस्ट ट्यूब में और उस पर एक लेवल लगाना है क्या, क्लोरीनेटेड सैंपल नंबर 4। तो 4 तरह का आपके पास सैंपल अवेलेबल हो गया। अब आगे देखो क्या बताया गया है, कहता है ऑब्जर्व केयरफुली द सैंपल्स इन ऑल द टेस्ट ट्यूब्स, डू नॉट टेस्ट
अब देखो सबको ऑब्जर्व करना है, टेस्ट नहीं करना है, किसी को भी आपको लेकर के चखना नहीं है ना, जस्ट स्मेल देम, सिर्फ आप उसको सूंघ सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब क्या करना है, आपके पास कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इन सारे प्रश्न का क्या करना है, आपको आंसर देना है। तो आप लोगों को पता है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग दे सकते हैं क्या आंसर, अगर नहीं दे पाएंगे तो मैं बताऊंगा। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट चेंजेस डिड यू ऑब्जर्व इन द अपीयरेंस ऑफ द लिक्विड आफ्टर एरेशन। तो यहां पे सीधा सा आंसर तुम लिख लेना कि यहां पे तुमको आंसर लिख देना है कि द अपीयरेंस ऑफ द लिक्विड चेंज आफ्टर एरेशन, ठीक है। एरेशन के बाद जो लिक्विड का अपीयरेंस था वो पूरी तरह से क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। चेंज होकर के दैट लुक्स क्लीनर, वो थोड़ा सा साफ हमको दिखने लगता है। और साथ में क्या होता है भाई, द ऑर्डर ऑफ द, मतलब जो ऑर्डर है उसका, किसका, लिक्विड का, चेंजेस आफ्टर एरेशन। यहां तक की बात आप लोगों को लेकर के खत्म कर देना है। आगे बताया गया है, डिड एरेशन चेंज द ऑर्डर, यस इट चेंज द ऑर्डर ऑफ द एरेशन, ऑर्डर ऑफ द लिक्विड ना, जो एरेशन है, द एरेशन चेंजेस द ऑर्डर ऑफ द लिक्विड, ऐसा आपको आंसर लिख देना है। व्हाट वाज रिमूव्ड बाय द सैंड फिल्टर, जो सैंड फिल्टर होते हैं वो जो है डिवेरीज को या फिर कॉन्टामिनेंट्स, जो पार्टिकल्स होते हैं वहां पे थोड़े, जिनका साइज थोड़ा बड़ा होता है, उसको वहां पे छान देते हैं, छानने का काम करते हैं। तो यहां तक लिख देना है, डिड क्लोरीन रिमूव द कलर, यस क्लोरीन रिमूव्स द कलर, ठीक है, क्लोरीन जो है कलर को चेंज करता है, रिमूव करता है। डिड क्लोरीन हैव एन ऑर्डर, यस क्लोरीन हैव एन, क्लोरीन हैव पिकुलियर ऑर्डर ना, उसके पास एक खास तरह का गंध होता है। वाज इट वर्स देन दैट ऑफ द वेस्ट वाटर, नो इट इज नॉट वर्स देन दैट ऑफ द वेस्ट वाटर। तो यहां तक की बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आगे देखो क्या समझाया गया है। नाउ वी हैव 18.4 वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। इसको WWTP शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को ना। चलो देखो क्या बताया गया है इसमें। ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इन्वॉल्व्स फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेसेज विच रिमूव्स फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल मैटर दैट कंटामिनेट्स द वेस्ट वाटर। अब यहां पे देखो बताया गया है, जो चीज वो समझो, क्योंकि ये समझने वाली बात है। कहता है कि जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं ना, वो क्या करते हैं, सबसे पहला नंबर इसमें फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस शामिल होते हैं। किस तरह के, पहले फिजिकल प्रोसेस, दूसरा केमिकल प्रोसेस और बायोलॉजिकल, तीनों तरह के प्रोसेस का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। ये पूरा तरह से ये जो ट्रीटमेंट प्लांट होता है इसमें यूज होता है, ठीक है। विच रिमूव्स फिजिकल, और ये क्या रिमूव करता है, ये रिमूव करता है फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल मैटर्स जो होते हैं वेस्ट वाटर में, उसको ये क्या करता है, साफ करता है। यहां तक भी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब आगे आप लोगों को क्या समझाया गया है भाई, आगे समझाया गया है, देखो यहां पहला हेडिंग में, वेस्ट वाटर इज पास्ड थ्रू बार स्क्रीन। सबसे पहले उसको किससे गुजारा जाता है, बार स्क्रीन से, मतलब छड़ होते हैं, छड़ के ऊपर से इसको क्या किया जाता है, छड़ लगा होता है, ऐसे गड्ढा जैसा बना होता है, उसके ऊपर छड़ लगा रहता है, तो बार स्क्रीन से गुजारा जाता है। लार्ज ऑब्जेक्ट्स लाइक रैक्स, स्टिक्स, कैन्स, प्लास्टिक्स, पैकेट्स, नैपकिन्स आर रिमूव्ड। तो उसमें क्या होते हैं, जो बड़े बड़े जो होते हैं कचरे, उसमें वो क्या हो जाते हैं, वहां पे रिमूव हो जाते हैं। देखो कैसा रहता है ये, मान लो कि एक गड्ढा यहाँ पे ऐसे बना हुआ है, ठीक है, और इसमें एक छोटा सा यहाँ पे छोटा सा होल है, छेद है। इसके ऊपर अगर हम लोग बार स्क्रीन को ऐसे लगा देंगे और इधर से पानी अगर आ रहा है तो इसके ऊपर गिरेगा, तो जो भी कचरा है यहाँ पे क्या होगा, छन जाएगा। जो मोटा मोटा जैसे लकड़ी का टुकड़ा हो गया, बड़ा सा प्लास्टिक हो गया या स्टिक वगैरह है, तो ये सारा चीज वहां पे क्या होता है, वो उसको छान लिया जाता है, ठीक है। आगे देखो सेकंड नंबर पे, वाटर देन गोज टू अ ग्रिड एंड सैंड रिमूवल टैंक। उसके बाद वहां से पानी जो है एक ग्रिड में पहुंचता है जहां पे सैंड भरे रहते हैं, मतलब बालू वहां पे भरा हुआ रहता है, सैंड रिमूवल टैंक उसको तुम बोल सकते हो। द स्पीड ऑफ द इनकमिंग वेस्ट वाटर इज डिक्रीज्ड टू अलाउ सैंड, ग्रिड एंड पेबल्स टू सेटल डाउन। और वहां पे क्या होता है कि जो वाटर का स्पीड है ना, उसको बहुत कम कर दिया जाता है, बहुत स्लोली वहां पे वाटर क्या है, बहता है। तो जिसके चलते वहां पे जो बड़े बड़े जैसे सैंड्स हो गए और ग्रीट हो गए, पेबल्स हो गए, छोटे छोटे कंकर के टुकड़े, वो धीरे धीरे क्या होते हैं, पानी में सेटल डाउन हो जाते हैं, और ऊपर से पानी धीरे धीरे क्या होता है, मूव कर जाता है दूसरे टैंक में। तो यहां तक की स्टोरी आप लोगों को समझ में आ गई होगी।
थर्ड में क्या होता है, तीसरे स्टेप में क्या होता है, द वाटर इज देन अलाउड टू सेटल इन अ लार्ज टैंक, और उसके बाद पानी को एक बड़े से टैंक में भेज दिया जाता है, विच इज स्लोप्ड टुवर्ड्स द मिडल, और वो बीच में क्या होता है, उसमें एक स्लोप बना हुआ रहता है। सॉलिड्स लाइक फिशेज सेटल एट द बॉटम एंड आर रिमूव्ड विद, अब जो बड़े सॉलिड्स हैं, ठीक है, या फिर जो सॉलिड्स लाइक फिशेज हैं, वो उसके पेंदी में, तलछटी में क्या होते हैं, बैठ जाते हैं, एंड रिमूव्ड विथ आगे देखो क्या बताया गया है, रिमूव्ड विथ अ स्क्रैपर, और स्क्रैपर के साथ रिमूव हो जाते हैं। दिस इज स्लज, और ये जो है ना, इसको किस नाम से जाना जाता है, एक अलग नाम से जाना जाता है, इसको बोला जाता है स्लज। प्यारे बच्चों क्लियर है यहां तक। कहता अ स्कीमर रिमूव्स द फ्लोटेबल सॉलिड्स लाइक ऑयल एंड ग्रीस, एक वहां पे स्कीमर होता है जो किसको रिमूव करता है, जो वहां पे फ्लोटेबल सॉलिड्स होते हैं ना, जैसे कि ऑयल हो गए या फिर ग्रीज हो गए, ये क्या है, वाटर के ऊपर तैरते रहते हैं, तो ये स्कीमर की सहायता से इनको क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। वाटर सो क्लियर्ड इज कॉल्ड क्लियरिफाइड वाटर, और इस समय जो पानी मिलता है वो थोड़ा क्या होता है, क्लियर दिखता है, तो इसलिए इसको कैसा कहा जाता है, क्लियरिफाइड वाटर के नाम से जाना जाता है। आगे देखो, द स्लज इज ट्रांसफर्ड टू अ सेपरेट टैंक वेयर इट इज डिकम्पोज्ड बाय द एनारोबिक बैक्टीरिया, और जो स्लज है जिसमें ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा बहुत अधिक है, उसको क्या किया जाता है, अलग वाले टैंक में स्टोर कर लिया जाता है। जो स्लज है ना, उसमें क्या होता है भाई, उसमें तो पहला नंबर फिशेज होंगे, साथ में मतलब मल तुम कह सकते हो, ठीक है, एक्सक्रीटा, ठीक है, ह्यूमन बीइंग का, और साथ ही साथ उसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, तो उसको क्या किया जाता है कि अलग टैंक में रख लिया जाता है, और वहां पे क्या यूज किया जाता है, जो एनारोबिक बैक्टीरिया हैं, जो कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन दे कैन रिस्पायर, उनके माध्यम से उनको डिकम्पोज कराया जाता है, और उसमें क्या होता है, क्या फायदा होता है, वहां पे बायोगैस फॉर्म होता है। द बायोगैस प्रोड्यूस्ड इन द प्रोसेस कैन बी यूज्ड एज फ्यूल और कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, और उस प्रोसेस में बायोगैस निकलता है, और उस बायोगैस का उपयोग किया जा सकता है घर में भोजन वगैरह बनाने के लिए, या तो सप्लाई दिया जा सकता है, या फिर उसका उपयोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए किया जा सकता है। तो यहां तक आप लोगों को बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब फोर्थ पॉइंट, मतलब चौथे स्टेप में क्या किया जाता है, एयर इज पंप्ड इनटू द क्लैरिफाइड वाटर, और वो जो साफ पानी है उसमें हवा क्या किया जाता है, पंप किया जाता है, टू हेल्प एरोबिक बैक्टीरिया टू ग्रो, जिसके चलते उसमें क्या होते हैं, एरोबिक बैक्टीरिया, मतलब वैसे बैक्टीरिया जो हवा के उपस्थिति में रिस्पिरेशन करते हैं, वो वहां पे ग्रो कर जाते हैं। बैक्टीरिया कंज्यूम ह्यूमन वेस्ट, अब वहां पे बैक्टीरिया ह्यूमन वेस्ट जो है उसको कंज्यूम करते हैं, फूड वेस्ट, सोप्स एंड अदर अनवांटेड मैटर स्टिल रिमेनिंग इन क्लियरिफाइड वाटर, जो कि क्लियरिफाइड वाटर में कुछ बचे कुछ चीज रह जाते हैं, उनको वो क्या करते हैं, पूरी तरह से डिकम्पोज कर देते हैं, ठीक है। आफ्टर सेवरल आवर्स द सस्पेंडेड माइक्रोब्स सेटल एट द बॉटम ऑफ द टैंक एज एक्टिवेटेड स्लज, और कुछ घंटे तक यही प्रक्रिया चलते रहती है। इसके बाद क्या होते हैं, ये जो माइक्रोब्स हैं ये तलछटी में, मतलब एकदम नीचे जाकर के बॉटम में बैठ जाते हैं, और ये एक्टिवेटेड स्लज के रूप में वहां पे बैठे रहते हैं, स्टोर हो जाते हैं। क्लियर है यहां तक। द वाटर इज देन रिमूव्ड फ्रॉम द टॉप, और उसके बाद उसके ऊपर से पानी को क्या किया जाता है, निथार करके अलग कर लिया जाता है, मतलब उसको रिमूव करा लिया जाता है, वहां से अलग कर दिया जाता है। द एक्टिवेटेड स्लज इज अबाउट 97% वाटर, ठीक है, द एक्टिवेटेड स्लज इज अबाउट 97% वाटर। अब जो एक्टिवेटेड स्लज होता है, जो नीचे बैठ जाता है तलछट्टी में, बॉटम में, उसमें 97% वाटर होता है। द वाटर इज रिमूव्ड बाय सैंड ड्राइंग बेड्स और मशीन्स, और उसके बाद उस पानी को सैंड ड्राइंग बेड्स और मशीन्स के द्वारा क्या किया जाता है, अलग कर लिया जाता है। ड्राइड स्लज इज यूज्ड एज मैन्योर, और जो स्लज को सुखा लिया जाता है, सुखाने के बाद उसको क्या किया जाता है, मैन्योर या रिटर्निंग ऑर्गेनिक मैटर एंड न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल, उसको सॉइल में फिर न्यूट्रिएंट्स के रूप में, खाद के रूप में क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। द ट्रीटेड वाटर हैज अ वेरी लो लेवल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल एंड सस्पेंडेड मैटर, और जो ट्रीट करने के बाद जो वाटर आता है उसमें क्या होते हैं, बहुत कम मात्रा में लो लेवल में ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, और सस्पेंडेड मैटर वहां पे पाए जाते हैं। तो यहां तक की बात क्लियर है। इट इज डिस्चार्ज इनटू सी, और उसके बाद उसको कहां कहां पे, समुद्र में डिस्चार्ज कर दिया जाता है, सी में
छोड़ दिया जाता है, या फिर रिवर में छोड़ दिया जाता है, या कहीं पे ग्राउंड पे अगर उसको छोड़ना है तो उसके बाद उसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। नेचर क्लीन्स इट अप फर्दर, और उसके बाद क्या है, यहां तक हम लोगों की काम हो गई खत्म। इसके बाद कौन काम करेगा, इसके बाद जो है नेचर काम करना शुरू करता है। यहां तक आप लोगों को बात अच्छे में समझ में आ गई। समटाइम्स इट मे बी नेसेसरी टू disinfect water with chemicals like chlorine and ozone before releasing it into the डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। देखो क्या होता है, कभी कभार जब हम लोग क्या करते हैं, वाटर का जब ट्रीटमेंट हो गया तो उसको रिलीज करने से पहले उसमें हम लोग क्या करते हैं, कुछ केमिकल्स डालते हैं, ताकि वो और उसमें अगर कोई जर्म्स हैं तो वो जर्म्स क्या हो जाए, पूरी तरह से मर जाए, वो खत्म हो जाए। वो जो केमिकल होता है वो क्या होता है, या तो उसमें हम लोग क्लोरीन यूज करते हैं या फिर ओजोन यूज करते हैं। तो यहां तक की बात आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग है, बिकम एन एक्टिव सिटीजन। क्लियर है? ओके स्टूडेंट, तो अब हम लोग जो हेडिंग है बिकम एन एक्टिव सिटीजन्स, इसका जो है अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं। कहता है वेस्ट जनरेशन इज अ नेचुरल पार्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। जब कोई भी व्यक्ति होता है, कोई भी मनुष्य, जब वो किसी कार्य को संपादित करता है तो उसमें कुछ न कुछ कचरा निकलता ही है, मतलब वेस्ट जनरेट होता है। बट वी कैन लिमिट द, अब आगे कहता है कि लेकिन ये जो वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है ना, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, लिमिट कर सकते हैं। लिमिट द टाइप्स ऑफ द वेस्ट, क्वांटिटी ऑफ द वेस्ट। पहला तो उसका टाइप को भी हम लोग लिमिट कर सकते हैं, दूसरा उसके क्वांटिटी को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, लिमिट कर सकते हैं, मतलब उसको कम मात्रा में प्रोड्यूस कर सकते हैं। ऑफन वी हैव बीन रिपेल्ड बाय ऑफेंसिव स्मेल। कभी कभी देखते हो ना, बहुत गंदा फाउल स्मेल आता है। द साइट ऑफ ओपन ड्रेन्स इज डिस्गस्टिंग। ठीक है, और जो ओपन ड्रेन होता है ना, जहां पे नाली बहते रहता है, बहुत कचरा जमा रहता है, तो वो सब चीज क्या होता है, बहुत हम लोगों को उसको देख करके बहुत घृणा उत्पन्न होती है। ठीक है, द सिचुएशन वर्सन्स इन द रेनी सीजन व्हेन द ड्रेन्स स्टार्ट्स ओवरफ्लोइंग। और जो रेनी सीजन, बरसात का सीजन होता है ना, उसमें तो और एकदम परेशानी होने लगती है, क्योंकि ये क्या होता है कि जो ये ड्रेन्स है ना, या फिर जहाँ पे कचरे बहते रहते हैं, वो एकदम मतलब उससे हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। ठीक है, वी हैव टू वेड थ्रू द मड पूल्स ऑन द रोड्स। कभी कभी आप देखते होंगे कि पूरी तरह से जो रोड होता है उस पर एकदम मिट्टी एकदम बहते रहता है, और उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसी में हम लोगों को चलना पड़ता है। मोस्ट अनहाइजीनिक एंड अनसैनिटरी कंडीशंस प्रिवेल्स, फ्लाइज, मॉस्किटोज एंड अदर इंसेक्ट्स ब्रीड इन इट। और कभी कभी पानी वगैरह जमा हो जाता है, रोड के किनारे बहुत सारे कचरे जमा हो जाते हैं, तो वहाँ पे जितने भी बीमारी फैलाने वाले छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं, जैसे फ्लाइज हो गए, मॉस्किटोज हो गए, या छोटे छोटे कीड़े हो गए, ये सब उसमें क्या करते हैं, ब्रीड करते हैं या ग्रो करते हैं ना, उनकी संख्या वहाँ पे बढ़ती है। यू कैन बी एन enlightened citizen and approach the municipality और the ग्राम पंचायत। ठीक है, अब देखिए आप लोग क्या है, आप लोग या हम लोग जो भी व्यक्ति हैं, हम लोग अंदर से क्या है, प्रकाशित हैं। ठीक है, और हम लोगों के पास कुछ समझ है, बुद्धि है, तो हम लोग कहाँ पे इसके लिए संपर्क कर सकते हैं, हम लोग ग्राम पंचायत से संपर्क कर सकते हैं, या म्यूनिसिपैलिटी से जहां हम लोग रहते हैं। इंसिस्ट दैट द ओपन ड्रेन्स बी कवर्ड, और उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि जितना भी शहर वगैरह में या गांव में क्या है, ओपन ड्रेन्स है, उनको क्या कर दिया जाए, उसको कवर कर दिया जाए, उसके ऊपर से ढक्कन चढ़ा दिया जाए। इफ द सीवेज ऑफ एनी पर्टिकुलर हाउस मेक्स द नाइबरहुड डर्टी, यू शुड, अगर मान लो आपके बगल में रहने वाले भाईजान जो हैं, या चचा जी, अंकल जी जो हैं, वो क्या करते हैं, उनके यहाँ नाली बह रहा है, तो भाई उनको भी कहना पड़ेगा, रिक्वेस्ट देम टू बी मोर कॉन्सिडरेट अबाउट अदर हेल्थ। तो उनको कहिए कि चचा जान, अपने तो मर रहे हैं, हमको भी क्यों जान लेने पे पड़े हुए हैं ना। तो उनको आप समझा सकते हैं कि आपका जो नाली है उसको ढकोक लीजिए। ठीक है, अब देखिए 2-3 चीज मेरा यहाँ पे छूट गया है। डोंट एड टू द लोड ऑफ WWTP पहली वंडर्ड हाउ। ठीक है, इसको छोड़ दीजिएगा, आप इसको नेट पे सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे 2 चीज छूटा है, इसको देख लेते हैं यहाँ पे क्या कहा गया है। कहता है द वाटर इन अ रिवर इज क्लीन्ड नेचुरली बाई प्रोसेसेस that are similar to those adopted in a waste water treatment plant। जो रिवर होता है ना, रिवर के पास नेचुरली गॉड ने यह पावर दे के रखा है कि वो जितने भी क्या होते हैं गंदगी वाले, मतलब गंदे पानी जब उसमें जाते हैं तो ऑटोमेटिक उनको क्या करता है, फिल्टर कर देता है। ठीक है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की तरह। आगे बताया गया है, डिड यू नो, क्या आप जानते हैं, इट हैज बीन सजेस्टेड दैट वी शुड प्लांट
यूकेलिप्टस ट्रीज ऑल अलोंग सीवेज पॉन्ड्स। देखो कहता है इट हैज बीन सजेस्टेड दैट वी शुड प्लांट यूकेलिप्टस ट्रीज ऑल अलोंग सीवेज पॉन्ड्स। जो सीवेज पॉन्ड्स होते हैं ना उसके किनारे हम लोगों को यूकेलिप्टस, यूकेलिप्टस का हिंदी होता है नीलगिरी का पौधा, ठीक है, या लिप्टस के प्लांट के नाम से भी इसको हम लोग लोकेलिटी में अपना जानते हैं, लेकिन उसको नीलगिरी बोला जाता है, ठीक है। दिस ट्रीज एब्जॉर्ब ऑल सरप्लस वेस्ट वाटर रैपिडली एंड रिलीज प्योर वाटर वेपर इनटू द एटमॉस्फेयर। नीलगिरी या यूकेलिप्टस के पौधे का एक गुण होता है कि उनकी जड़ें बहुत गहराई तक जाती हैं, पहली बात, और वो बहुत तेजी से पानी को क्या करते हैं, चूसते हैं ना, एब्जॉर्ब करते हैं, और उस पानी को वाटर वेपर के रूप में ड्यूरिंग ट्रांसपीरेशन क्या करते हैं, रिलीज करते रहते हैं एटमॉस्फेयर में। तो इस तरह से क्या होता है, हम लोगों को प्योर वाटर बहुत तेजी से अवेलेबल हो पाता है। यहां तक की बात आप लोग समझ गए होंगे मेरे प्यारे बच्चों। अब हम लोगों के पास जो नेक्स्ट हेडिंग है दैट इज बेटर हाउसकीपिंग प्रैक्टिसेस। हम लोग कैसे अपने घर में इस तरह का काम कर सकते हैं कि उससे क्या हो, बहुत ज़्यादा कचरा वगैरह जनरेट ना हो। One of the ways to minimize or eliminate waste and pollutants at their sources is to see what you are releasing down the drain. ये सबसे अच्छा तरीका है कि जब भी आप कोई कचरा घर का या कोई भी सामान ऐसा जो अनुपयोगी है उसको आप रिलीज करें ड्रेन में, तो उस पर ध्यान बना करके रखें। कुकिंग ऑयल एंड फैट्स शुड नॉट बी थ्रोन डाउन द ड्रेन। कभी भी हम लोगों को खाना बनाने के बाद जो बचा हुआ तेल वगैरह है उसको हम लोगों को कहाँ नहीं फेंकना चाहिए, ड्रेन्स में नहीं फेंकना चाहिए। दे कैन हार्डन एंड ब्लॉक द पाइप्स। जो ड्रेन वाला पाइप होता है ना उसको क्या करते हैं, सख्त कर सकते हैं और वो पाइप को जाम कर सकते हैं। इन एन ओपन ड्रेन द फैट्स क्लॉग द सॉइल पोर्स रिड्यूसिंग इट्स इफेक्टिवनेस इन फिल्टरिंग वाटर। देखो क्या होता है, जो तेल वगैरह जो हम लोग फेंक देते हैं बाहर में, उससे क्या होता है भाई, वो जा करके जो मिट्टी के पोर्स हैं उस पर वो जम जाते हैं, जिसके चलते जो वाटर मतलब इनफिल्टर होता है नीचे की तरफ जो जाता है पानी, तो वो जमीन उसको अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, ठीक है, और सॉइल पोर क्या होता है, इससे ब्लॉक हो जाता है। थ्रो ऑयल एंड फैट्स इन डस्टबिन। आप लोगों को ऑयल और फैट अगर बच भी गया है खाना वगैरह बनाने के बाद, तो उसको हम लोगों को कहाँ पे फेंकना चाहिए भाई, उसको हम लोगों को फेंकना चाहिए डस्टबिन में। अब कहता है केमिकल्स लाइक पेंट्स, सॉल्वेंट्स, इंसेक्टिसाइड्स, मोटर ऑयल, मेडिसिन्स may kill microbes that help purify water, so do not throw them down the drain. अब देखो ये जितने केमिकल्स का नाम लिखा गया है ना, इन सब को क्या करना है, इन सबों को हम लोग कभी भी ड्रेन्स में नहीं फेंकेंगे। आगे कहता है यूज्ड टी लीव्स। जब हम लोग चाय बना लेते हैं तो उसके बाद जो चाय पत्ती बच जाती है, सॉलिड फूड रिमेन्स, और जो क्या है कुछ ऐसे खाना है जो सख्त है, कड़े हैं, सॉफ्ट टॉयज, कॉटन, सैनिटरी टॉवेल्स एक्सेट्रा शुड ऑल्सो बी थ्रोन इन डस्टबिन। इन सारी चीज़ों को भी हम लोगों को डस्टबिन में फेंकना चाहिए, डायरेक्ट हम लोगों को कहीं पे ऐसे नाली वगैरह में नहीं फेंकना चाहिए। दिस वेस्ट्स चॉक द ड्रेन्स। और ये क्या करते हैं, जो ड्रेन्स है उनको चॉक कर देते हैं, मतलब ब्लॉक कर देते हैं। दे डू नॉट अलाउ फ्री फ्लो ऑफ द ऑक्सीजन, और इस तरह से वहां पे फ्री फ्लो ऑक्सीजन का नहीं हो पाता है। दिस हैम्पर द डिग्रेडेशन प्रोसेस, ठीक है, और इससे जो वहां पे डिग्रेडेशन का प्रोसेस है वो क्या हो जाता है, बाधित हो जाता है। तो यहां तक की बात आप लोग थोड़ा सा ध्यान से अच्छे से सुन चुके होंगे। ये देखिए ये चाय पत्ती फेंक रही है ये महिला, तो इसको क्या करना है, जो टी लीव्स है इसको इस तरह से नहीं फेंकना चाहिए अपने बेसिन में, ठीक है। आगे कहता है यहाँ पे देखिए इसको कहाँ पे फेंकना चाहिए, इसको डस्टबिन में फेंकना चाहिए। तो ये बात यहाँ पे समझाया गया है ना। आगे देखो तुम लोगों को क्या बताया गया है इसमें, कहता है इन द ईयर 2016 the government of India has initiated a new mission known as Swachh Bharat, under which a lot of drives such as the proper sewage disposal and providing toilets for everyone have been started. 2016 में एक योजना आया था, उसका नाम था स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है। ये जो अभियान था इसके तहत जितने भी कचरे हैं उनके निपटान के लिए बेहतर व्यवस्था किया गया। आप लोग भी अपने गांव में अगर नगर पंचायत में आपका शहर होगा तो वहाँ पे देखते होंगे कि ब्लू कलर का और ग्रीन कलर का, दो कलर का वहाँ पे, या रेड ग्रीन कलर का वहाँ पे दो दो जार लगाया हुआ है, जिसमें आप अपने जो भी कचरा निकलता है घर से उसको आप उसमें डाल सकते हैं। साथ ही साथ प्रत्येक घर में जो गरीब परिवार के लोग हैं उनको क्या दिया गया है, स्वच्छ भारत मिशन के तहत उनको एक एक टॉयलेट, लैट्रिन रूम भी दिया गया है।
अब देखिए यहाँ पे वर्मी प्रोसेसिंग टॉयलेट की बात चल रही है। ये किस टाइप का टॉयलेट होता है थोड़ा समझते हैं। कहता है अ डिजाइन ऑफ अ टॉयलेट इन विच ह्यूमंस एक्सक्रीटा इज ट्रीटेड बाय अर्थवर्म्स हैज बीन टेस्टेड इन इंडिया। देखो कह रहा है कि एक टॉयलेट जो है सो डिजाइन किया गया है जिसमें क्या होता है कि जो ह्यूमन एक्सक्रीटा है, जो ह्यूमन का मलमूत्र है मनुष्य का, उसको किससे ट्रीट किया जाता है? अर्थवर्म से। और अर्थवर्म क्या करते हैं? उसी पे फीड करते हैं, मतलब उसको खाते पीते हैं और इस तरह से वो किस चीज में बदल जाता है? वो बदल जाता है फर्टिलाइजर में। इट हैज बीन फाउंड टू बी अ नोवेल लो वाटर यूज टॉयलेट फॉर सेफ प्रोसेसिंग ऑफ ह्यूमन वेस्ट। ये क्या है? बहुत नया तरीका है, इसमें पानी की बहुत कम खर्च होती है और जो क्या है इससे क्लीनलीनेस फैलता है ना, तो इसको आप लोग समझ सकते हैं। और ये प्रोसेस क्या है? बहुत अच्छा है और सुगम है। द ऑपरेशन ऑफ द टॉयलेट इज वेरी सिंपल एंड हाइजीनिक। जो टॉयलेट का ऑपरेशन है वो भी बहुत आसान है। द ह्यूमन एक्सक्रीटा इज कंप्लीटली कन्वर्टेड टू वर्मी केक्स, अ रिसोर्स मच नीडेड फॉर सॉइल। और जो ये केचुए हैं उसको खा करके क्या करते हैं? केक्स में बदल देते हैं, और जो वर्मी केक्स में, जिसका बाद में क्या किया जा सकता है? सॉइल फर्टिलाइजर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। अब कहता है सैनिटेशन एंड डिजीज के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। कहता है पुअर सैनिटेशन एंड कंटामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर इज द कॉज ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ डिजीजेज। जो ये पानी में गंदगी फैलने का जो कारण है, और जो गंदा पानी हम लोग पीते हैं उसके चलते कितने ही तरह के बीमारी हो सकते हैं। लेट अस लुक एट आवर ऑन कंट्री। चलो हम लोग अपने देश का ही क्या लेते हैं? कुछ डेटा लेते हैं। अ वास्ट नंबर ऑफ आवर पीपल आर स्टिल विदाउट सीवरेज फैसिलिटीज। बहुत सारे लोगों के घर के आसपास अभी भी सीवरेज फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। वेयर डू दे रिलीव देमसेल्व्स? ठीक है, क्या कहता है? वेयर डू दे रिलीव देमसेल्व्स। आगे कहता है अ वेरी लार्ज फ्रैक्शन ऑफ आवर पीपल डिफेकेट्स इन ओपन। और वो क्या करते हैं? या तो बाथरूम के लिए हुए ओपन में, मतलब खुले जगह पे जाते हैं। ऑन ड्राई रिवर बेड्स, ठीक है, खास करके नदी के किनारे या फिर तालाब के किनारे या रेलवे ट्रैक्स पे वे जाते हैं। नियर फील्ड्स एंड मैनी टाइम डायरेक्टली इन द वाटर। ठीक है, तो हमारे देश में अभी भी जो है इतना स्वच्छ भारत मिशन के तहत टॉयलेट बना है, फिर भी लोग ओपन में जाना पसंद करते हैं। अनट्रीटेड ह्यूमन एक्सक्रीटा इज अ हेल्थ हजार्ड। अब जो ये ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है, मनुष्य का जो मलमूत्र होता है, इससे बहुत सारे प्रकार की क्या हो सकती है? बीमारियां फैल सकती हैं। इट में कॉज वाटर पॉल्यूशन एंड सॉइल पॉल्यूशन। और उससे वाटर भी पॉल्यूटेड होता है, पानी तो पॉल्यूटेड होता है, साथ ही साथ सॉइल भी पॉल्यूटेड होता है। एयर पॉल्यूशन भी फैलता है। एयर में क्या होते हैं? कुछ जो माइक्रोब्स हैं वो एयर के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर जाते हैं। बोथ द सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर गेट पॉल्यूटेड। उससे जो सरफेस का वाटर है, जैसे नदी का पानी हो गया, तालाब का पानी, वो तो पॉल्यूटेड होता ही है। साथ ही साथ क्या होता है? ग्राउंड वाटर भी उससे पॉल्यूटेड होता है। ग्राउंड वाटर इज अ सोर्स ऑफ द वाटर फॉर वेल्स। और जो ग्राउंड वाटर होते हैं वही वेल्स के लिए, ट्यूबवेल्स के लिए, और क्या होते हैं? इस स्प्रिंग्स एंड मैनी रिवर्स एज यू लर्न इन चैप्टर 16, इसके लिए क्या होते हैं? पानी के सोर्स होते हैं। तो ये क्या होता है? जब ये इन्फेक्टेड हो जाएगा और मनुष्य उसको पिएगा तो उसको विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाएंगी। दस इट बिकम्स द मोस्ट कॉमन रूट फॉर वाटर बोर्न डिजीजेज ना। यहां तक तो मैं समझा दिया हूं। दे इंक्लूड कॉलेरा, टाइफाइड, पोलियो, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस एंड डिसेंट्री। देखो यहाँ पे जितने प्रकार के बीमारियों का नाम लिखा गया है ये सब वाटर कंटामिनेशन के चलते होते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे बीमारियों का नाम लिखा गया है। एक बार फिर से मैं पढ़ देता हूँ। कॉलेरा, टाइफाइड, पोलियो, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस एंड डिसेंट्री। इस तरह की बीमारी क्या होंगे? जब प्रॉपर हाइजीन नहीं मेंटेन किया जाएगा, जो वाटर है वो क्या होगा? कंटामिनेटेड होगा। तो उस कंडीशन में बहुत सारी पानियों से बीमारियां फैल सकती हैं। वो जो वांट्स टू नो हाउ सीवेज इज डिस्पोज्ड ऑफ इन एन एरोप्लेन। ठीक है, वो जो जानना चाहता है कि जो एरोप्लेन होता है उसमें जो सीवेज है वो कैसे डिस्पोज होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो उसके बारे में अभी एक स्टोरी बताया गया है, अभी हम लोग उसको चल के थोड़ा सा समझने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखो कहता है अल्टरनेटिव अरेंजमेंट फॉर द सीवेज डिस्पोजल। चलो देखो, टू इंप्रूव सैनिटेशन लो कॉस्ट ऑन साइट सीवेज डिस्पोजल सिस्टम आर बीइंग इनकरेज्ड। पहले क्या होता था, या अभी भी बड़े बड़े शहरों में ड्रेनेज बना हुआ है बहुत सारा, सीवेज को क्या करने के लिए? हटाने के लिए। लेकिन अब एक और तरीका क्या हो रहा है? पनप रहा है, जिसको हम लोग जानते हैं ऑन साइट सीवेज डिस्पोजल सिस्टम के नाम से।
क्लियर है यहाँ तक। अब इसमें क्या होता है, इसका कुछ एग्जाम्पल समझते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा। एग्जाम्पल्स आर सेप्टिक टैंक्स। इसका क्या है एग्जाम्पल, पहला है सेप्टिक टैंक। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे बाथरूम होता है हमारा, तो वॉशरूम में जब हम लोग नहाते धोते हैं तो वहाँ से जो गंदी पानी निकलती है या जो भी पानी क्या होता है वहाँ से बहाया जाता है, तो उसको वहीं पे जो सेप्टिक टैंक होता है उसी में स्टोर कर लिया जाता है और धीरे धीरे जमीन के नीचे वो सीपेज होते रहता है उसका, ठीक है। केमिकल टॉयलेट्स भी आजकल बन गए हैं। कंपोस्टिंग पिट्स में हम लोग क्या कर सकते हैं, कचरा को जमा कर सकते हैं, जहाँ पे वो वर्मी कंपोस्ट में वो धीरे धीरे कन्वर्ट होते रहता है या फिर कंपोस्ट में कन्वर्ट हो सकता है। सेप्टिक टैंक्स आर सुटेबल फॉर प्लेसेस वेयर देयर इज नो सेवरेज सिस्टम। जहाँ पे सेवरेज सिस्टम अवेलेबल नहीं है वहाँ पे सेप्टिक टैंक क्या हो सकता है, वो उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। फॉर हॉस्पिटल्स आइसोलेटेड बिल्डिंग्स आर क्लस्टर ऑफ 4 to 5 हाउसेस। जहाँ पे 4-5 घर एक साथ हैं लगे हुए, वहाँ पे ये सेप्टिक टैंक क्या हो सकता है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। सम ऑर्गेनाइजेशन ऑफर हाइजीनिक ऑन साइट ह्यूमन वेस्ट डिस्पोजल टेक्नोलॉजी। अब देखिए कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जो क्या करते हैं, ऑन साइट ह्यूमन वेस्ट डिस्पोजल टेक्नोलॉजी क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। दिस टॉयलेट्स डू नॉट रिक्वायर स्कैवेंजिंग। और ऐसे जो टॉयलेट्स होते हैं उनमें स्कैवेंजिंग की जरूरत नहीं होती है। एक्सक्रीटा फ्रॉम द टॉयलेट सिट्स फ्लो थ्रू कवर्ड ड्रेन्स इनटू अ बायोगैस प्लांट। उसमें क्या होता है कि बड़े बड़े टैंक बनाए हुए रहते हैं और जो ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है वाटर पे जब फ्लोट करता है पानी पे, चूंकि उसका डेंसिटी कम होता है तो पानी पे तैरने लगता है, तो क्या होता है उसको दूसरे टैंक में ले जाया जाता है और वहां पे उससे बायोगैस बना करके उसका फ्यूल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। द बायोगैस प्रोड्यूस्ड इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। और वहां पे जो बायोगैस प्रोड्यूस होता है उसको एनर्जी के रूप में लिया जाता है। अभी क्या किया था, बूझो एक प्रश्न पूछा था। प्रश्न क्या था भाई कि जो एरोप्लेन होता है वहां पे कैसे जो वहां पे कचरे उत्पन्न होते हैं, ठीक है, उसको वहां पे कैसे डिस्पोज किया जाता है। तो क्या आप लोग इसका उत्तर बता सकते हैं? मैं लास्ट में इसका उत्तर बताऊंगा आप लोगों को। अभी चलते हैं आगे। कहता है नाउ वी हैव 18.8 सैनिटेशन एट पब्लिक प्लेसेस। जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहां पे सैनिटेशन कैसे मेंटेन किया जाता है। इन आवर कंट्री फेयर्स आर ऑर्गेनाइज्ड पीरियडिकली, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल पार्टिसिपेट इन देम। देखो हमारे शहर में मेला लगता है, देखे हो ना, बहुत बड़े बड़े क्या होते हैं, मेले लगते रहते हैं भारत में, रैलियां निकलती हैं, बहुत सारे प्रोटेस्ट होते हैं, तो इसमें बहुत सारे लोग एक साथ गैदर हो जाते हैं। इन द सेम वे रेलवे स्टेशन, बस डिपोर्ट्स एंड एयरपोर्ट्स, हॉस्पिटल्स आर वेरी बिजी प्लेसेस। और यहाँ पे लोग हमेशा आते जाते रहते हैं। थाउजेंड्स ऑफ द पीपल विजिट देम डेली, लार्ज अमाउंट ऑफ द वेस्ट इज जनरेटेड। और इन सारे जगहों पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में कचरा प्रोड्यूस होता है, वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं। तो भाई इनका निपटान कैसे किया जाए। इट मस्ट बी डिस्पोज्ड ऑफ प्रॉपरली, अदरवाइज इपिडेमिक्स कुड ब्रेक आउट। तो अगर इनको अच्छे से नहीं डिस्पोज किया जाएगा तो इपिडेमिक्स क्या हो सकते हैं, ब्रेकआउट हो सकते हैं, महामारियां फैल सकती है ना। द गवर्नमेंट हैज लेट डाउन सर्टेन स्टैंडर्ड्स ऑफ सैनिटेशन बट अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट स्ट्रिक्टली इन्फोर्स्ड। कहता है जो गवर्नमेंट है वो बहुत सारा नियम कानून बना करके रखी है, ठीक है, हाइजीन को लेकर के, ठीक है, या फिर सैनिटेशन को लेकर के, लेकिन उसको अच्छे से उस लागू नहीं हो पा रहा है, लोग उसको पालन नहीं कर रहे हैं। हाउएवर ऑल ऑफ अस कैन कंट्रीब्यूट इन मेंटेनिंग सैनिटेशन एट पब्लिक प्लेसेस। हम लोग भी अपने तरफ से क्या कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं कि पब्लिक प्लेस जो हो वो पूरी तरह से साफ सुथरा हो। जैसे रेलवे स्टेशन वगैरह पे हम लोग इधर उधर कचरा ना फेंकें, कहीं पे इधर उधर ना थूकें, टॉयलेट का प्रॉपर इस्तेमाल करें। तो इस तरह से हम लोग वहां पे क्या कर सकते हैं, सैनिटेशन को मेंटेन कर सकते हैं। वी शुड कैरी द लिटर होम एंड थ्रो इट इन द डस्टबिन। क्लियर है यहाँ तक मेरे प्यारे बच्चों। अब कंक्लूजन देखिए क्या है, वी ऑल हैव अ रोल टू प्ले इन कीपिंग आवर इन्वायरमेंट क्लीन एंड हेल्दी। हम लोग सभी लोगों को अपने इन्वायरमेंट को क्लीन और हेल्दी रखने में मदद करना चाहिए। मस्ट रियलाइज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन मेंटेनिंग द वाटर सोर्सेज इन द हेल्दी स्टेट। ठीक है, और हम लोगों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके क्या करना चाहिए, हेल्दी इन्वायरमेंट का विकास करना चाहिए और हेल्दी इन्वायरमेंट में ही हम लोगों को रहना चाहिए और इधर उधर कूड़ा कचरा वगैरह नहीं फैलाना चाहिए। एडॉप्टिंग गुड सैनिटेशन प्रैक्टिसेस शुड बी आवर वे ऑफ लाइफ। और हम लोगों को गुड सैनिटेशन प्रैक्टिस को एडॉप्ट करना चाहिए। एज एन एजेंट ऑफ चेंज योर इंडिविजुअल इनिशिएटिव्स विल मेक अ ग्रेट डिफरेंस। कहता है इन्फ्लुएंस अदर विथ योर एनर्जी, आइडियाज एंड ऑप्टिमिज्म।
आप लोग क्या कर सकते हैं, सकारात्मक सोच रह करके भी बहुत सारा बदलाव ला सकते हैं अपने समाज में। लास्ट में एक महात्मा गांधी का स्लोगन लिखा हुआ है, नो वन नीड टू वेट फॉर एनीवन एल्स टू अडॉप्ट अ ह्यूमन एंड एनलाइटेंड कोर्स ऑफ एक्शन। हम लोग किसी के लिए इंतजार नहीं कर सकते हैं, अपना काम हम लोगों को खुद ही शुरू करना होगा, ठीक है, ताकि क्या हो सके, समाज के दूसरे लोग भी हम लोगों को देख करके प्रेरित हो सके। जो एरोप्लेन होता है उसमें जो वेस्ट्स होते हैं उनको स्टोर करके रख लिया जाता है। अब जब वो क्या होते हैं, एयर ड्रम पे पहुंचते हैं तो वहाँ पे वो जो वेस्ट्स हैं उनको डिस्पोज कर दिया जाता है और उसके बाद एरोप्लेन की क्लीनिनेस सुनिश्चित की जाती है। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों क्या हो गया, हम लोगों का चैप्टर हो गया खत्म। अब हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर के साथ आगे आप लोगों से मिलेंगे, साथ ही साथ नोट से एक बार फिर से मैं इस चैप्टर को पढ़ाऊंगा। आप लोग क्या करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आ सकूँ। थैंक यू वेरी मच।